जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज 26 नवंबर देश में हम राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस संविधान में क्या किसानों को, वो व्यक्तियों जिनकी उपज पर देश अपना पेट पालता हो, उनको क्या राजधानी में आने का अधिकार नहीं दे रखा है सरकार ने? उस संविधान में क्या सरकार के ऊपर ये दायित्व लगाया गया है कि जब किसान अपनी मांग के लिए, अपनी आवाज के लिए दिल्ली आए तो उनके ऊपर इस सर्दी में पानी बरसाया जाए, लाठियां बरसाई जाए, आंसू गैस के गोले छोड़े जाए? क्या ये संविधान में लिखा गया है? आज प्रधानमंत्री जी जब पीठासीन अधिकारियों की सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा केवाईसी का मतलब होता है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, संविधान हमारे देश के लोगों के लिए है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इस वी द पीपुल ऑफ इंडिया का सबसे ठोस स्तंभ है भारत का किसान, और भारत के किसान को आप उनकी आवाज सुनने के लिए उनको दिल्ली तक आने नहीं देना चाहते, उनको राज्यों के बॉर्डर पर रोक रोक के लाठियां बरसाते हो, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हो। देश की बड़ी बड़ी पुलिस की कंपनियां वहां बॉर्डर्स पे तैनात करके उनको आने नहीं दिया जा रहा। ये कौन सा संविधान है? संविधान में तो किसानों के लिए विशेष, उनको एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है और आप उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो। और वो बात क्या सुनाना चाहते हैं साथियों? बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कई बार हमने इस पे बात करी। वो बात क्या सुनाना चाहते हैं? वो ये सुनाना चाहते हैं कि भारत की सरकार उनका जो उपज है उसको एमएसपी उनको कहाँ मिलेगा, कौन से दफ्तर में जाके मिलेगा, कौन व्यक्ति है जो उनको ये देगा? क्योंकि जो आपने एपीएमसी एक्ट को बाईपास करने का जो काला कानून संसद में लेके आए, कांग्रेस पार्टी ने संसद में भी इसका विरोध किया, पर हमारे सांसदों को आपने सदन से ही बहिष्कार कर, सदन से ही निकलवा दिया, उनको सदन से सस्पेंड कर दिया। मैं सरकार को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अन्नदाता किसान की ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारे सांसदों को तो सदन से सस्पेंड कर सकते हो, आप किसान को दिल्ली आने के बॉर्डर पर उनके ऊपर लाठियां बरसा सकते हो, पर उनकी आवाज को आप नहीं कुचल सकते। वो बार बार पूछ रहा है कि इन काले कानूनों से आप हिंदुस्तान के किसान की खेती को अपने सूट बूट के दोस्तों के हवाले क्यों करना चाहते हो? वो बार बार आपसे पूछ रहा है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में फेरबदल करके क्यों आप जो बिचौलिए हैं उनको 100% तक का मुनाफा देना चाहते हो, क्योंकि 100% के प्राइस एप्रिसिएशन तक तो सरकार इंटरफियर ही नहीं करेगी। ये अन्नदाता पूछ रहा है जिसकी एवरेज जो लैंड होल्डिंग है देश में वो 2 एकड़ पे है। आप क्या ये अपेक्षा करते हो कि वो अन्नदाता जिसकी लैंड होल्डिंग है ऑन एन एवरेज 2 एकड़ है, वो आपके सूट बूट के दोस्तों के साथ प्राइस नेगोशिएशन कर सकता है? वो नहीं कर सकता। आप उसकी किसान की उपज को औने पौने दाम में अपने सूट बूट के दोस्तों के हवाले करने का जो काम कर रहे हो, उनकी आवाज को आप कुचल नहीं सकते। और आज ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि आज राष्ट्रीय संविधान दिवस है। इस संविधान दिवस में किसानों को दिल्ली आने से रोकना, मुझे लगता है ये केवाईसी नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी, ये तो आप संविधान की पहली लाइन ही नहीं पढ़ पाए जिसमें वी द पीपुल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। उसमें किसान को दिल्ली आने से किसी संविधान के किसी पैरा में नहीं रोका गया है। आप उनके ऊपर पानी की बौछार कर रहे हो। अरे ये तो वो लोग हैं जो पानी से धरती का सीना चीर के आपका, मेरा और करोड़ों देशवासियों का पेट भरते हैं। वो पानी की बौछारों से डरने वाले लोग नहीं है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आज इस मुश्किल घड़ी में भारत के किसान और मजदूरों के साथ खड़ा है। आज हम कदम से कदम मिला के सरकार से पूछना चाहते हैं, इस
कैपिटल से कि क्यों आप एपीएमसी एक्ट को बाईपास करके किसानों को एमएसपी से मरहूम करना चाहते हो। हम कदम से कदम मिला के पूछना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल लाके आप अब हिंदुस्तान की खेती को क्यों अपने सूट बूट के दोस्तों के हवाले करना चाहते हो। हम कदम से कदम मिला के पूछना चाहते हैं कि आपने 2006 में ऐसा ही काम बिहार में किया था। आज बिहार के किसानों की क्या दुर्दशा है वो आप देख सकते हो। बिहार में जो धान की जो एमएसपी है वो 2100 से 2200 रुपए के बीच जो धान की एमएसपी है और किसान वहां 1100 से 1200 के रूप प्रति क्विंटल में अपना धान बेचता है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आप एमएसपी से महरूम करने के जो ये 3 किसान विरोधी काले कानून है, इनको आप दबा नहीं सकते हो। इनको लाठियों के दम पर, वाटर कैनन्स के दम पे, आंसू गैस के दम पे किसान की आवाज को, मजदूर की आवाज को रोका नहीं जा सकता। ये विशेष प्रेस वार्ता आज इसीलिए हमने आयोजित की थी। हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस समय जब हिंदुस्तान के 62 करोड़ किसान आज सड़क पर है, सरकार की लाठियां खा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हिंदुस्तान के किसान के साथ आज कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। और जो आपने बातें तो बहुत करी, सरकार ने बातें करी 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। मैं आप सब लोगों को 2-3 आंकड़े दूंगा और उसके बाद आपके प्रश्न लूंगा। यूपीए 2 के दौरान एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज थी 4.3% और मोदी जी का जो पहला कुशासन था उस दौरान किसानों की एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3.1% थी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आपने तो वादा किया था 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि 14 साल की एग्रीकल्चर इनकम में सबसे जो लोवेस्ट वृद्धि है वो 2018-19 में हुई है। ये ऑन रिकॉर्ड ये डाटा बोल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो उनके आउट प्राइस थी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, उसमें 18 साल की लोवेस्ट वृद्धि हुई है 2018-19 में। आप बोलेंगे 20-21 का डाटा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये वो सरकार है तो डाटा को रोकती है, किसान को रोकती है, मजदूर की आवाज को दबाने का प्रयास करती है। जब हमारे नेता, जब कोई बच्ची के साथ गलत हादसा हो जाता हाथरस में, तो हमारे नेता जब सड़क पर जाते हैं तो उनके ऊपर लाठियां भाजने का प्रयास करती है। पर कांग्रेस पार्टी ना तो कभी लाठियों से डरी है और ना कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हिंदुस्तान के किसान के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए से पहले एक बार भी सोचता है। आज अन्नदाताओं के इश्यूज का मामला है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस तरह से राजधानी में आने से किसान को जो रोकने का जो गलत काम भारत सरकार कर रही है उसको तुरंत रोका जाए, उनकी आवाज को सुना जाए। संसद में जिस तरह से आपने काले कानून पास करे, विपक्षी दलों के सांसदों को सस्पेंड करके, वो संवैधानिक नहीं था। किसान को दिल्ली आने से रोकना संवैधानिक नहीं है और उनके ऊपर लाठियां भांजना, उनके ऊपर वो व्यक्ति जो हमारा पेट पालता है, जो हमारे लिए अपने खून पसीना एक करता है, तो ऊपर आप ठंड के मौसम में पानी की बौछार करते हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा निर्दयतापूर्ण, इससे ज्यादा खराब व्यवहार हिंदुस्तान के किसान के साथ किसी सरकार ने नहीं किया होगा। तो यही मेरा आज का थीम था। मैं इसको आपके सवालों के लिए तैयार हूं। आपका कोई सवाल हो तो मैं उत्तर दूंगा, अन्यथा मैं इसको हिंदी में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा। ब्रीफली गौरव भाई, अगर आप इंग्लिश में बोल दें तो वेरी ब्रीफली। जी, See, today is the Constitution Day, 26th of November. And on this auspicious day, what our government is doing? They are not allowing the Annadata farmers to come and share their issues in Delhi. The Delhi is sealed as if it is the farmers is not having any right to enter into Delhi. My question to the government is Delhi only your suit boot friends can enter into Delhi? The
Common people of our country can't enter Delhi. The farmers can't enter Delhi. Why you are not allowing the farmers of our country to enter into Delhi? Because you know that these three ordinances, these three the ordinances which were against the agriculturists, against the farmers, in which you are trying to bypass the MSP right of a farmer. The farmer is only asking one question, that where it is written that MSP is his right. Where it is written in this? You are saying it is an agriculture reform. In which paragraph, in which clause it is written that a farmer is legally he should get an MSP? The farmer is asking, from which office of Government of India I can get MSP? Which is the concerned authority from which I can assure my MSP? He is asking. He is asking a very simple question, that why in the name of contract farming, you are giving the entire agriculture to the suit boot friends of your, why you are giving those things? What you are going to achieve by amending Essential Commodities Act, and under that amendment, till the 100% appreciation, the government is not going to interfere. Then what is going to happen? The suit boot friends are going to purchase or going to buy the output from a farmer at a takeaway price and will sell it to the final consumers like you and me at a big price. So neither farmer is getting benefit of a higher prices. We are losing our money as a consumer, because only who is gaining in the entire process? The suit boot friend. The question which is there for last 3 months, government had never tried to answer. They had tried to do a lathi charge on the farmer. The farmer is asking, give my MSP as my legal right. Government is not able to answer that. Prime Minister conveyed that, okay, I am assuring orally. Prime Minister, sir, your oral assurance doesn't have any meaning in our system, because you had assured 2 crore jobs also. You had assured 100 smart cities also. Your party had assured 15 lakh per account holder also. So your fake promises, nobody is going to trust on those fake promises. Everyone is asking which clause, which paragraph it is written that MSP is assured for the farmer of our country. You had tried to bypass APMC, you had abolished APMC in 2006 in Bihar. What is the current state of affairs of the farmers of the Bihar? Everyone is aware of that fact. Currently, you will be surprised, my dear friends, that currently only 1%, I repeat, only 1% of the wheat output from the farmers of Bihar is purchased by the government agencies under MSP. In other words, 99% of the wheat output is sold by the farmers of Bihar at a throwaway prices. And now the same scheme, you are trying to put the same scheme to the entire country. What we are going to achieve? Neither farmers is going to get benefit, nor consumers are going to get benefit. Yes, your suit boot friends are going to get benefit, nor state governments are going to get benefit, nor Government of India is going to get benefit. And when farmer is coming to share his issues with you, you are not allowing him. You are asking all police and all authorities and all agencies at state borders, and you are doing lathi charge on the farmers. क्या किसान का दोष इतना ही है कि वो आपको और मेरा पेट पालता है, इसलिए उसको हम लाठियों से मारें, उनके ऊपर पानी की बौछार करें इस ठंड में? ये क्या मानवीय है? ये क्या राष्ट्रीय संविधान दिवस के दिन ये भारतीय सरकार को शोभा देता है? जिस दिन हम संविधान दिवस मना रहे हैं, उस दिन 62 करोड़ किसानों को हम हिंदुस्तान की राजधानी में आने से रोक रहे हैं। ये कौन सा संविधान दिवस है? प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर टुडे while addressing the speakers conference had said that KYC means know your constitution. Sir, the first line of the constitution is we the people. But you are not understanding that 62 crore farmers are having an issue. Had you tried any time to speak to them, to hear what they want to convey, to hear their issues, to hear that they are asking that where is the MSP, is the concerned authority, from where I can receive the minimum support price, and on the name of MSP, the fraud which you had done in last 6 years. Because Swaminathan Commission had categorically mentioned that MSP means C2 MSP.
and you had time and again tried to befool the farmers of our country by giving aid to MSP. So इस किसान विरोधी सरकार को हिंदुस्तान का किसान कभी माफ नहीं करेगा। ये सरकार जो सिर्फ राजधानी में इस सरकार के अनुसार सिर्फ सूट बूट के दोस्त आ सकते हैं, मेहनत कश किसान नहीं आ सकते, ऐसी सरकार को हिंदुस्तान का किसान कभी माफ नहीं करेगा। That is what all we want to say. Last but not least, Congress party and each and every worker of the Congress party is with the farmers of our country, with their demand that MSP has to be given as a legal right, that contract farming should be abolished, because by contract farming ordinance, you are giving the entire agriculture in a plate to your suit boot friends. We are with the farmers in the third demand that by amending Essential Commodities Act, you are trying to make your suit boot friends richer, neither the farmers nor the common consumer like you and me. So these are three demands for which farmers are on the streets. We are with the demand of the farmers, and we request Prime Minister of the country that today, on a Constitution Day like 26th of November, whatever you had done, you should feel sorry about that, and you should hear their issues, and MSP should be assured as a legal right to the farmer of our country. We are with this demand. So that's all from my side. I am open for questions if you are having any. मोहित भाई आप सवाल पूछ सकते हैं। मोहित राज जी, गौरव जी, न्यूज नेशन से मोहित राज दुबे बोल रहा हूँ। जी मोहित जी, मेरा सवाल ये है कि लगातार पंजाब और हरियाणा में जो प्रदर्शन हो रहा है और जो लाठी चार्ज हो रहा है, जो वाटर उनके ऊपर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अभी आपने एक बड़ी बात कही कि एमएसपी पे लीगल राइट मिलना चाहिए किसानों को, ये आपने एक बड़ी बात कही है। क्या कांग्रेस लीगल राइट को लेके, एमएसपी को लेके, क्या उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पूरे देश में क्या कोई आंदोलन चलाने जा रही है? क्योंकि लगातार आप मांग तो करते रहे, लेकिन अब तक सरकार ने आपकी कोई बात नहीं मानी है, तो क्या कोई अभी आंदोलन चलाने जा रहा है जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं? देखिए, हम हर उस किसान के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जहां तक इन काले कानूनों की बात है, हमने बार बार इसी पटल से, कांग्रेस पार्टी के पटल से पूछा है सरकार से कि अगर किसी किसान की उपज को एमएसपी नहीं मिलती है तो वो कहां जाए, वो किससे ले एमएसपी, वो कौन सा दफ्तर है जो उसको एमएसपी देगा, वो कौन सा कंसर्न अधिकारी है जो उसको एमएसपी देगा। और अगर कोई व्यक्ति, हम मांग करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एमएसपी से कम दाम पर किसान की उपज को खरीदता है तो उसको एक ऑफेंस बनाने का इस कानूनों में उसको इंक्लूड किया जाए, क्योंकि हम मांग करते हैं कि किसान को उसकी उपज का, और एमएसपी भी साथियों, एमएसपी वो फर्जी वाली एमएसपी नहीं जो पिछले 6 सालों से किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, C2 वाली एमएसपी। C2 वाली एमएसपी का अर्थ है कि उसके अंदर फार्म कॉस्ट, फैमिली लेबर, रेंट ऑन लैंड और इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो, जो कि मौजूदा एमएसपी में नहीं किया जा रहा है। तो C2 वाली, स्वामीनाथन कमीशन वाली एमएसपी उसको कहां से मिले, कैसे एश्योर की जाए, ये हम इन कानूनों में उस क्लॉज को इंक्लूड कराना चाहते हैं। दूसरी बात मोहित जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन 3 काले कानूनों में एक कानून ऐसा है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, जो पुराने जमाने में जो जमींदारी प्रथा होती थी, उस जमींदारी प्रथा में देश को डालने का काम सरकार कर रही है। हम ये पूछना चाहते हैं क्योंकि एवरेज होल्डिंग हिंदुस्तान के किसान की 2 एकड़ है, तो 2 एकड़ वाला जो किसान है, क्या वह किसान बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ फसल की खरीद फरोख्त का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? आप कैसे एश्योर करोगे कि उसके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो, किसी तरह की ऐसी व्यवस्था ना हो जिसमें उसकी उपज को औने पौने दामों में खरीद लिया जाए? इसको आप कैसे एश्योर करोगे? आप एश्योर नहीं करना चाहते, आप तो ये चाहते हो कि जो जमींदारी प्रथा है उसको लागू करके हिंदुस्तान के किसानों की मेहनत को अपने दोस्तों को थाली में सजाकर आप देना चाहते हो। और तीसरी बात मोहित भाई, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आपने फल
फूल सब्जियों की स्टॉक लिमिट हटा दी और ये भी व्यवस्था कर दी कि जब तक 100% बढ़ोतरी ना हो जाए तब तक सरकार दखलंदाजी नहीं कर सकती। अर्थात एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं कि एक सूट बूट वाला दोस्त सरकार का किसान से औने पौने दाम में प्याज खरीद लेगा 10 रुपए 5 रुपए पर केजी में, और जब तक उस प्याज के दाम डबल नहीं हो जाते तब तक वो 100% मुनाफा कमा सकता है। अरे 100% मुनाफा मेहनत का किसान को मिलना चाहिए, बिचौलियों को नहीं, आपके दोस्तों को नहीं। इसी कारण आपने देखा होगा कि आज सारे बड़े शहरों में, भले वो दिल्ली हो, बंबई हो, कलकत्ता हो, पुणे हो, क्या प्याज के दाम है और क्या आलू के दाम है। और ये अभी तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो अमेंडमेंट है इसका प्रभाव पूरा आया नहीं है। जब इसका पूरा प्रभाव आएगा तो ना आपके और मेरे जैसे अंतिम उपभोक्ता को फायदा होगा, हमें बढ़ी हुई कीमतों पे ये सारी वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी, ना मेहनत का किसान को फायदा होगा। हाँ, बीच में जो सूट बूट वाले दोस्त हैं, और कौन है या पूरा देश जानता है कि वो कौन है 2-3 सूट बूट वाले दोस्त, उनको जरूर फायदा होगा। पहले आपने हिंदुस्तान के किसान की भूमि को अपने दोस्तों के हवाले करने की कोशिश करी। जब हमने आंदोलन किया, जब राहुल गांधी जी ने जनता को साथ लेके, देश के लोगों को साथ में लेके जब सरकार से सवाल पूछे, तब आप उससे पीछे हटे। और आज अब इस काले कानून के तहत आप हिंदुस्तान के किसान की 62 करोड़ किसानों की खेती, 62 करोड़ किसानों की मेहनत को अपने सूट बूट वाले दोस्तों के हवाले करना चाहते हो। और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो ना। मैंने तो एक सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ यूपीए 2 के दौरान 4.3% थी, जो मोदी जी का पहला कार्यकाल है उसके दौरान वो मात्र 3.1% है। ये तो सरकारी आंकड़ा है। मैंने तो सीधा सवाल पूछा कि 2018-19 में एग्रीकल्चर इनकम 14 साल के लोवेस्ट में क्यों नीचे गिरी, इसका क्या कारण है। आप तो बोलते थे 22 में डबल करेंगे, यहाँ तो 14 साल के एग्रीकल्चर इनकम 2018-19 पे 14 साल के लोवेस्ट लेवल पे। क्यों 18 साल में पहली बार लोवेस्ट इंक्रीज हुआ प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 2018-19 में, और आप यहाँ आके कहते हो कि हम हिंदुस्तान के किसान की खेती की आय को डबल कर देंगे। अरे प्रभु, डबल छोड़ दीजिए, उनको जो पहले मिलता था वो तो दिलवाई है। और अब डबल के इस दौरान, कोरोना के दौरान, ये महत्वपूर्ण है मोहित जी, कोरोना आपदा के दौरान जब सारे क्षेत्र नीचे गिर रहे थे, जीडीपी में फर्स्ट क्वार्टर में -23.9% का कॉन्ट्रैक्शन था, उस दौरान हिंदुस्तान के किसानों ने पॉजिटिव 3.4% की ग्रोथ की। और आपने उनको क्या दिया? 3 काले कानून। आपने उनसे क्या लिया? उनकी पूरी खेती आपने अपने दोस्तों के हवाले करने का काम किया। हिंदुस्तान का किसान आज इस संविधान दिवस के दिन जो आपने उनके साथ बर्बरतापूर्ण, निर्दयता से उनके ऊपर जो लाठियां मारने का, पानी की बौछारें छोड़ने का काम किया, वो कभी आपको माफ नहीं करेगा। सिद्धार्थ भाई एएनआई से। थैंक यू गौरव जी। नमस्कार सिद्धार्थ सर। शर्मा जी जी, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ नमस्कार सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि ट्विटर वॉर एक सामने देखने को मिल रहा है, जहां हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार आमने सामने है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर, क्योंकि आरोप लगा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं कि पंजाब की सरकार किसानों को भड़का रही है और यही वजह है कि किसान आज सड़क पे हैं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सफाई दे रहे हैं। तो क्या, किस तरीके से कांग्रेस इस बात को देखती है? दूसरी बात ये कि केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को बात करेंगे और किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, जो भ्रम उनके दिमाग में फैलाया जा रहा है, उसको दूर करेंगे। सिद्धार्थ जी, मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जो बात 3 दिसंबर को हो सकती है वो 26 नवंबर को नहीं हो सकती। क्या 3 दिसंबर को क्या कोई ऐसा मुहूर्त है कि उसी दिन किसानों से बात की जा सकती है? आज से अच्छा दिन क्या हो सकता था जो पूरा देश राष्ट्रीय संविधान दिवस मना रहा है, आप 62 करोड़ किसानों की आवाज उस दिन नहीं सुन रहे हो। आज से पवित्र दिन क्या हो सकता था कि जब किसान आके खुद आकर अपनी बात कहना चाहता है तो आप उनके ऊपर लाठियां मारते हो। ये 3 दिसंबर, और मैं पूछना चाहता हूं कि ये तो काले कानून तो पिछले 2 महीने 3 महीने से आपने जबरन संसद में पास कराने का काम किया।
हमारे सांसदों को आपने सदन से निष्कासित करके, उनकी मांग को आपने नहीं सुनकर, उनके एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उनके राइट है उनको अनदेखा करके जो आपने बर्ताव किया, वो उससे ज्यादा संविधान विरोधी बर्ताव नहीं हो सकता। और हम फिर बोलते हैं, सड़क से लेकर संसद तक 62 करोड़ हिंदुस्तानियों की, 62 करोड़ किसानों की आवाज कांग्रेस पार्टी बनेगी, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता बनेगा। और आपने जो पहला सवाल पूछा ट्विटर वार, मैं ये पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से कि खट्टर साहब, आप तो हरियाणा जो कि हिंदुस्तान के जिस लैंड की प्रोडक्टिविटी देश में अग्रणी राज्यों में आती है, उस राज्य के लोग अगर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर पंजाब के लोग अगर दिल्ली आना चाहते हैं, आप उनको क्यों रोक रहे हो? ये ट्विटर वार, मैं तो सिद्धार्थ जी इतना समझता नहीं हूँ, ये खट्टर साहब भी समझते होंगे ट्विटर पे क्या, पर हिंदुस्तान का किसान है ना, अपनी उपज के लिए आज खड़ा है, आज अपनी उपज के मूल्य के लिए खड़ा है। वो जो मेहनत करके जो पैदा करता है उसका औने पौने दाम आप उसको दे रहे हो, एमएसपी दे नहीं रहे, एमएसपी के नाम से छलावा कर रहे हो। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो यूपीए 2 के दौरान थी उससे 1.2% आज कम हो चुकी है। 18 साल की न्यूनतम वृद्धि हुई है 2018-19 में कृषि उपज, 14 साल की न्यूनतम आय वृद्धि हुई है किसानों की 2018-19 में। और आप यहाँ पे बोल रहे हैं हम 4 दिसंबर को बात करेंगे, 3 दिसंबर को करेंगे, आपको समय नहीं है। और उन लोगों से बात करने का समय नहीं है जिन्होंने कोरोना के दौरान भी अपनी मेहनत से पूरे देश का पेट पाला, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, वो खेतों में गए, उन्होंने खेती करी और पॉजिटिव 3.4% की एग्रीकल्चर ग्रोथ आपको लाके दी। जब पूरा इकोनॉमी नीचे गिर रही थी, अगर वो प्लस 3.4% नहीं होती ना, तो ये -23.9%, -40% पे जाके गिरता। उनके साथ आपने क्या बर्ताव किया? कभी बोलते हो कि ये इनको बहलाया जा रहा है। आपसे जो व्यक्ति सवाल पूछता है, अगर छात्र सवाल पूछता है तो कहते हो बहला रहा है, अगर महिलाएं अपने आत्मसम्मान का सवाल पूछती है तो बहलाया जा रहा है, आपसे अगर किसान आज सवाल पूछता है तो बहलाया जा रहा है। अरे बहलाया जा रहा है तो आप 3 महीने से उनको सही अपनी जानकारी क्यों नहीं दे रहे? आपकी बात पे किसान को विश्वास क्यों नहीं है? क्यों प्रधानमंत्री जी के वाक्य पे भारत के किसान को विश्वास नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कई बातें कह रखी है कि 2022 में आपकी इनकम डबल हो जाएगी। मैं खट्टर साहब से पूछता हूँ, हरियाणा का एक किसान, अगर वो खुद किसान है तो उनकी आय जरूर डबल ट्रिपल हो गई होगी, पर हरियाणा का एक किसान, मेहनतकश किसान मुझे लाके बताए जिसकी आय 2022 में डबल हुई, मुझे बताएं। और कैसे डबल हुई हो एग्रीकल्चर से, वो बताएं मुझे। मैं उनको खुले चैलेंज करता हूँ इस मंडल से। हाँ, उनके जो आसपास घूमने वाले लोग हैं जो किसान नहीं है, जो सिर्फ किसानियत का टोला पहले में है, उनकी आय डबल क्या 400 गुना भी हो सकती है। देश ने देखा है कि किस तरह जो मौजूदा गृह मंत्री है उनकी आय बढ़ी थी, देश ने देखा है, वैसा हो सकता है। पर आप किसान की आय, आप डबल, किसी एक किसान की आय पूरे हरियाणा से डबल हुई हो पिछले 5 साल में 2022 तक, तो बताएं हमें। तो यूं इस तरह से बातों को डाइवर्ट ना करें। 4 नवंबर को मिलेंगे, 4 दिसंबर को मिलेंगे, 4 जनवरी को मिलेंगे। अरे क्यों? 62 करोड़ लोगों की आवाज सुनने का आपके पास समय नहीं है। जिन लोगों ने आपके ऊपर एतबार करके आपको वोट दिया, उनसे आप बात नहीं करना चाहते हो क्या? देश की राजधानी सिर्फ सूट बूट के दोस्त वहां हवाई जहाज लेके उतर सकते हैं? हिंदुस्तान का किसान वहां ट्रैक्टर लेके नहीं आ सकता अपनी बात सरकार को सुनाने के लिए? ये कुछ सवाल हैं इनका जवाब कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के 62 करोड़ किसान आज सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार आ जाए। और आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे केवाईसी केवाईसी, हमने भी पढ़ा नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन में लिखा हुआ वी द पीपुल। आप तो किसी को मान ही नहीं रहे हो। 62 करोड़ लोगों को राजधानी में नहीं आने देते। क्या ये संविधान में लिखा हुआ है कि सरकारों का कर्तव्य है कि किसान दिल्ली नहीं आ सकते? क्या ये संविधान में कोई आर्टिकल में लिखा हुआ है क्या? और आज आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो मैंने आपका दोनों सवालों का उत्तर दिया सिद्धार्थ जी कि जब किसान आज बात करना चाहते हैं तो मुझे लगता है सरकार के पास उससे महत्वपूर्ण कोई काम नहीं हो सकता। जब 62 करोड़ लोग अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, उससे महत्वपूर्ण कोई काम नहीं हो सकता। और मैं कहता हूं क्यों एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी साहब, क्यों वो प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? क्या उनके पास समय नहीं है किसान की बात सुनने के लिए?
क्या वो बात नहीं कर सकते? क्या वो नहीं सुन सकते किसान की मजबूरी? क्या वो ये नहीं एश्योर कर सकते लिखित में इन काले कानूनों में कि एमएसपी शुड बी ए लीगल राइट एंड दिस इज द क्लॉज एंड एनीबडी who is purchasing the agriculture output from a farmer for a price less than MSP is a criminal offense. ये चीजें क्या नहीं लिखी जा सकती? और नहीं लिखी जाती तो मैं ये कहता हूं कि ये कानून किसानों के लिए नहीं बने हुए, ये कानून सिर्फ सूट बूट के दोस्तों के लिए बने हुए हैं। ये सिर्फ आपके दोस्तों को किसानों की खेती हवाले करने के लिए बने हुए हैं। ये किसानों का रिफॉर्म नहीं हुआ, ये सूट बूट के दोस्तों का रिफॉर्म हुआ। These 3 bills are not agriculture reform bills. I'm totally agreeing on the fact that these 3 bills are not for the farmers, it is for the suit boot friends. थैंक यू सर। नीरज जी सवाल पूछेंगे। जी गौरव जी हम न्यूज 18 इंडिया से नीरज हूं। सवाल हमारा ये है कि बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में चुनाव है इसलिए किसानों को लड़ाने की राजनीति कांग्रेस सरकार यानी अमरिंदर सिंह की सरकार वहां कर रही है, ये बीजेपी का आरोप। देखिए, जिस व्यक्ति के पास देश के 62 करोड़ किसानों का जवाब नहीं हो, वो इस तरह के डाइवर्जन की बात करते हैं। पहले आज से 3 महीने पहले जब कांग्रेस पार्टी ने हर स्तर पर इन 3 काले कानूनों का विरोध किया, जब हिंदुस्तान के किसानों ने सड़क पर आके विरोध किया तो बोला गया कि ये कांग्रेस का आंदोलन है। अरे कांग्रेस का आंदोलन है तो भी क्या ये गलत है क्या? इसमें क्या गलती है? अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि मेरी एमएसपी कहाँ मिलेगी, आपके पास उसका जवाब नहीं है। इसमें क्या गलती है अगर कोई किसान पूछता है कि जिस तरह आपने मंडियों को अपने प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया, उसको एमएसपी मिलने के लिए वो कहाँ जाएगा, किससे मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी? इन तीनों चीजों का ही तो उत्तर मांग रहा है। और आपके ओरल एश्योरेंस का हिंदुस्तान के लोग विश्वास नहीं करते। मुझे बहुत दुख है ये बात कहते हुए, गर्व नहीं है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य है उस पे हिंदुस्तान के लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे वक्तव्य पूर्व में दिए हैं कि ये 15 लाख आ जाएंगे, 100 स्मार्ट सिटियां बन जाएगी, आप 2 करोड़ रोजगारों का सृजन हो जाएगा प्रति वर्ष। ऐसे वक्तव्य दिए हैं उन्होंने। और मैं आपके माध्यम से नीरज जी पूछता हूं कि सवाल का जवाब दीजिए कि एमएसपी देने में आपको क्या कष्ट है? आप क्या पीछे के दरवाजे से शांता कुमार कमेटी के जो प्रस्ताव है उनको क्यों लाना चाहते हो? आप पीछे के दरवाजे से खेती को अपने सूट बूट के दोस्तों के हवाले क्यों करना चाहते हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जाती है नीरज जी। मैं आपसे पूछता हूं नीरज जी, जब हिंदुस्तान के जो एवरेज होल्डिंग है किसान की वो 2 एकड़ है, अब ये 2 एकड़ वाला किसान आपको लगता है कि वो सूट बूट के दोस्तों के साथ जो टाई के साथ आते हैं उनके साथ अपनी प्राइस को नेगोशिएट कर सकता है? नहीं कर सकता। उसकी उपज को वो लोग अपने मुंह मांगे दाम में खरीद लेंगे। और खरीदने के बाद आपने क्या व्यवस्था करी? आपने ये करी, खरीद लो कम दामों में और अपने पास भंडारण करो, क्योंकि मैंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया है। जो फल, जो सब्जी, जो उपज जितनी भंडारण करना चाहो करो, पर जब तक 100% मुनाफा आपको कोई हैंडल नहीं कर सकता, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। अरे भाई, ये 100% वाले मुनाफे के उद्योग हम हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए क्यों नहीं है? ये 100% वाले मुनाफे वाले काम किसानों के लिए क्यों नहीं है? 62 करोड़ किसानों के लिए। उनको तो 2018-19 में उनकी जो प्राइस एप्रिसिएशन था वो 18 साल का न्यूनतम था। उनकी एग्रीकल्चर इनकम 2018-19 में 14 साल के लोवेस्ट वृद्धि हुई है उस साल। वो जो आपने सूट बूट के दोस्तों को जो प्रिविलेज दी वो हिंदुस्तान के किसानों को क्यों नहीं? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? ये सवाल हिंदुस्तान के किसान दिल्ली आकर सरकार से पूछना चाहते हैं, पर सरकार क्या कर रही है? लाठी मारो, उनके ऊपर पानी बरसाओ ठंड में, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ो,
अरे ये वो किसान है जो अपनी मेहनत से धरती का सीना चीरकर आपका और मेरा पेट भरते हैं। वो इन पानी की बौछारों से डरने वाले नहीं है और वो हर स्तर पर अपनी आवाज पहुंचाएंगे और कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है। आईएनएस से सैयद भाई सवाल पूछ सकते हैं। एपीएमसी एक्ट पे तो बिहार में रेफरेंडम हो गया, आप चुनाव हार गए और ग्रामीण अंचलों में बीजेपी को और एनडीए को जिस हिसाब से वोट मिले, उससे लग नहीं रहा कि आपका ये मुद्दा बिहार वाला जो आप बार बार रेकअप कर रहे बेकार है? देखिए, सही मुद्दा जो भी हो, सही मुद्दा तो है। हम तो आपके पास डाटा दे रहे हैं सरकार का ही कि 2006 में बिहार से इस एपीएमसी को हटाया गया तो वहां की दुर्दशा क्या हुई किसानों की। ये सही मुद्दा है। ये आपने बोला कि रेफरेंडम हो गया, देखिए हर मुद्दे का इस तरह रेफरेंडम नहीं होता है। क्या हुआ आपको भी पता है, जो सरकार बनी है और जो आज हम जहां खड़े हैं उनमें 12,000 वोटों का ही अंतर है, कोई बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है। तो ये कहना वहां रेफरेंडम हो गया, मुझे लगता है कि किसानों के साथ ये वाकई अन्याय करता है। हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर जो आपने एपीएमसी जो हटाया वो अगर हटा के अगर फायदा होता तो बिहार में फायदा क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब मांग रहे हैं। क्यों नहीं बिहार के किसान खुशहाल हुए? 14 साल हो गए एपीएमसी को आपको हटाए। वहां तो देश के अन्य भागों के किसानों से बिहार के किसानों की हालत और भी खराब है। वहां पर जो किसान है, बिहार का किसान आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की मंडियों में जाकर अपना धान बेचता है। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब है कि आप जो ये बात बोल रहे हो कि एपीएमसी को हटाने से रिफॉर्म हो जाएगा, वो गलत है। और रही बात रेफरेंडम की, मैं नहीं मानता। रेफरेंडम बहुत कठोर शब्द है भाई साहब। रेफरेंडम मतलब एक तरफा 12,000 वोटों का अंतर रहा है। मैं उसके बारे में आज ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि आज 62 करोड़ किसानों के बारे में हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। पर हर स्तर पर देश के किसानों को, देश के लोगों को हम पूछेंगे, उनका सवाल सरकार से पूछेंगे कि अगर एपीएमसी को एबोलिश करने से, बाईपास करने से फायदा होता है तो बिहार में 14 साल में क्यों नहीं हुआ? ये सवाल हम हर स्तर पर पूछेंगे। मुझे लगता है प्रश्न खत्म हो गए हैं। और कोई सवाल? सर वो जो पूछ लूं मैं? लव जिहाद पे लगातार चल रहा है, उस पे क्या टेक है? अभी पार्टी का ऑफिशियल क्या रिएक्शन है उस पर? देखिए, मुझे लगता है आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हिंदुस्तान के किसानों का है। जिस तरह से लाखों किसान सड़कों पर है, जिस तरह से हर आम हिंदुस्तानी उन किसानों के साथ खड़ा हुआ है, मुझे लगता है आज हम उसी मुद्दे पे बात करें तो ठीक है। लव जिहाद पे हम इस सवाल का उत्तर, इसके बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से आपके सवाल का उत्तर देंगे। विनीत जी, मैं पूछ लूं सवाल? हाँ, विनीत जी? जी बारी साहब। हाँ, गौरव साहब आदाब। जी गौरव साहब, हाँ नमस्कार। ये अब नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? आप जिस तरह से जो सलूक किया गया है किसानों के साथ, आप जो बता रहे हैं, आज हमारा एक बहुत ही पवित्र दिन है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, ये हुआ था। तो अब इस सिलसिले में अब नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, किसान तंजीमों की तरफ से? नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन ये है कि इन काले कानूनों का हम हर स्तर पर विरोध करेंगे। नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन ये है कि जो किसान जिनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई जा रही है, उनके साथ हम खड़े हैं। उनकी आवाज को हर स्तर पर, सड़क से लेकर संसद तक और बुलंद करेंगे और हर दिन, हर क्षण 62 करोड़ किसानों का सवाल सरकार से कांग्रेस का कार्यकर्ता पूछेगा। ये हमारा नेक्स्ट स्तर। थैंक्स। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं माफी चाहता हूं, आज मैं व्यक्तिगत रूप से आना चाहता था, पर मैं गुड़गांव रहता हूं और जिस तरह से आपको पता है कि जिस तरह से बॉर्डर सील कर दिए गए, मैं 1.5 घंटे तक एक ही जगह पर खड़ा रहा। आपने मेरे लिए वेट किया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से फिर से आपसे माफी चाहता हूं, पर चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं थी। अन्यथा मैं समय पर कोशिश करता हूं कि समय पर आके अपनी बात कहूं। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत।